नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपकी वही जोश और जुनून से नौकरी वाली क्लास लेकर हाजिर है। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आपकी इस क्लास को। देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है ना दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कुछ तो टॉपिकों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और कुछ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए। तो वो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन की भी मुहिम शुरू की गई है आपके लिए, और उन टॉपिकों का जहां से क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है और साइड की जानकारियां भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उनके लिए हम थोड़ा विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। और आशा है आप बने रहिएगा उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ। ये क्लास मजेदार होने वाली है, और उससे पहले आप इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको मजा आए। तो देखिएगा भाई, बात करें अपन फ्लेमिंगो, कौन सा भाई? फ्लेमिंगो की अगर बात की जाए तो देखिएगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन। फ्लेमिंगो कहते किसे हैं आपको भी पता है? राजहंस। किसको कहते हैं? राजहंस को कहते हैं दोस्तों। और ये जो फेस्टिवल है 2025 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? तो बिना किसी देरी की हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो उसका आयोजन 2025 को कहां पर किया गया है? आपको पता है, आंध्र प्रदेश। कहां पर? आंध्र प्रदेश। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। कौन सी झील दोस्तों? पुलिकट झील और नेला पट्टू बर्ड अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश का नेलापट्टू बर्ड अभ्यारण्य जो कि किस झील के पास है? पुलिकट झील के पास है। और उसी में आपको पता है जो फ्लेमिंगो है यानी कि राजहंस, उस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो जैव विविधता है उनको बनाए रखा जा सके। और आपको पता है जो पुलिकट झील है वो दोनों ही राज्यों में पड़ती है, यानी कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। इस चीज का भी आप याद रखिएगा कि जो पुलिकट झील है, अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं भाई तो देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, ये है आपका आंध्र प्रदेश। और ये जो पुलिकट झील है वो यहां पर स्थित है। और यहां पर यानी कि तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। इन चीजों का भी आप याद रखिएगा। तो पुलिकट झील है वो दो राज्यों में स्थित है, एक तो आंध्र प्रदेश और एक कौन सा? तमिलनाडु। और यहीं पर कौन सा? फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो क्या हुआ है? फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। इन चीजों का भी आप याद रखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यह हो गया, इसका आंसर था क्या? आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या था? आंध्र प्रदेश। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें आंध्र प्रदेश की, तो देखिए, जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उसकी भौतिक रूप में जो पास में राज्य स्थित है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका उत्तर में जो राज्य है वो कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। और उत्तर पूर्व में
कौन सा है? तो याद रखना उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। जबकि आपको पता है इसके जो दक्षिण में है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो इसके जो दक्षिण है पश्चिम में है वो कौन है? कर्नाटक। और आपको पता ही है इसका एक पास में ही पश्चिम की तरफ कौन है दोस्तों? तो तेलंगाना। ये 5 राज्यों की सीमा, ये 5 राज्यों की सीमा किसके पास लगती है? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश के राज्य के साथ इन 5 राज्यों की सीमा, एक तो हो गया छत्तीसगढ़। कौन सा हो गया है? छत्तीसगढ़ हो गया है। एक हो गया कौन सा? ओडिशा। कौन सा हो गया दोस्तों? ओडिशा हो गया है। और एक हो गया है आपका तमिलनाडु, एक कर्नाटक, एक तेलंगाना। थोड़ा सा अगर मैं इसको मानचित्र के माध्यम से देखूं तो आपको यहां पर देखिएगा, ये जो आपका राज्य है ना, ये रहा तेलंगाना। और बात करें ये इसी के पास में ये छत्तीसगढ़, और ये कौन सा है? ये आपका उड़ीसा। और यहीं पर आपका बात करें हम, ये हो गया है तेलंगाना। और यहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, यहां पर लगता है आपका कर्नाटक, और ये हो गया है आपका कौन सा? तमिलनाडु। तो इन राज्यों की जो सीमा है ये लगती है। तो इधर तो हो गया है आपका उड़ीसा, और इधर हो गया है आपका छत्तीसगढ़, और इधर हो गया है आपका तेलंगाना, और इधर कर्नाटक, और ये हो गया है आपका तमिलनाडु। और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य ये रहा। देखिएगा दोस्तों, चाहे तो आप इस वीडियो को छोड़कर आगे जा सकते हो, दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको धैर्य के साथ ये चीजें समझनी है, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर कोई भी चीज आपको 1 मिनट में समझना है, नौकरी लग जाना, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको कोई भी चीज गहराई से समझनी पड़ेगी और उसके लिए आपको इनको समय देना पड़ेगा, और समय देना पड़ेगा तो निश्चित तौर से याद भी होगी। तो याद रखना है भाई, ये हो गया है आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो कौन है? अमरावती। कौन सी है? अमरावती। इसके बारे में आपको पता हो तो देखिएगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ी और चर्चा करना चाहूंगा। देखो भाई, पहले हम इसके बारे में, राजधानी के बारे में बात कर लें तो आपको पता ही है, बंगलोर कह लीजिएगा या बेंगलोर। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। जबकि तमिलनाडु की आपको पता है राजधानी कौन सी है? चेन्नई है। जबकि आंध्र प्रदेश की हम चर्चा ही कर चुके हैं, कौन है? अमरावती है। इसी के साथ बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी आपको पता है भुवनेश्वर है। यह हो गई है राजधानी की बात। क्योंकि आपको पता है तो देखिएगा, एसएससी जीडी हो या किसी भी प्रकार की एक वैकेंसी हो, राजधानी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कर्नाटक की बंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश की अमरावती, और उड़ीसा की कौन सी है दोस्तों? भुवनेश्वर है। यह हो गई है किससे संबंधित? राजधानियों से संबंधित। अब वापिस लौटते हैं हम आंध्र प्रदेश के बारे में, वही थोड़ी चर्चा करें अपने। तो देखो,
आंध्र प्रदेश है, उसके जो मुख्यमंत्री है ना वो कौन है? चंद्र बाबू नायडू। कौन है दोस्तों? चंद्र बाबू नायडू। किसके? आंध्र प्रदेश के। और अगर इसी प्रकार से मैं बात करूं तो आपने देखा होगा इसकी जो राज्यसभा सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 11 है। और लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 25 है। कितनी है? 25 है। अगर सम संख्याओं की बात की जाए तो आपको पता है ये जो सम संख्याएं हैं ऐसी ही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि राजस्थान की जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है, तो आपको कोई ना कोई जरूर समानता नजर आएगी राजस्थान की लोकसभा की सीटों में और किन में जो यहां पर मैं बात कर रहा हूं उनमें कोई ना कोई समानता जरूर नजर आएगी। यह आपको तय करना है। यह तो हो गई किसकी? राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें। उसी प्रकार से अगर आंध्र प्रदेश की विधानमंडल की बात की जाए तो आपको पता है यहां का जो विधानमंडल है वो कितने सदन है? द्विज सदन, यानी कि 2 सदनीय है। और वो 2 सदनीय कौन कौन सा है दोस्तों? इधर चर्चा कर लेते हैं। एक तो विधान परिषद और एक विधान सभा। विधानसभा में आपको पता है 175 संख्या है इनकी और विधान परिषद में है 58। ये हो गई है दोस्तों आपको वो जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि विधानमंडल यहां का कितने सदनीय है? 2 सदनीय है। अब मुझे यहां पर आप बता दीजिएगा, क्योंकि तैयारी करना है ना तो पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ तैयारी की जाती है। अगर रणभूमि में युद्ध लड़ना ही है तो ऐसा नहीं है कि जो हम करंट जीके की बात कर ली और बात खत्म हो गई। यहां के इनके बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी, अन्यथा आप केवल और केवल फॉर्मेलिटी करते रह जाओगे, बेरोजगारी दूर नहीं होगी। बेरोजगारी दूर करनी है तो आपको क्या देना होगा? समय देना होगा, इन चीजों को समझना होगा, एक एक चीजें चुटकी में याद होगी, ये गारंटी है। तो विधानमंडल कितने सदनीय है? 2 सदनीय। विधान परिषद 58 और विधानसभा कितनी? 175। जबकि हम बात कर चुके राज्यसभा में कितना? 11 और लोकसभा में 25। हम बात करें विधान जो मंडल है, आपको पता है भारत में 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगर हम बात करें कौन कौन से राज्यों में है तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वैसे ही आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। वैसे ही आपको पता है आपका आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। यानी कि हम कह सके तो 3 दिशाओं में 2-2 के जोड़ों में है। यह आपको याद रखना है। तो देखिएगा ये हो गई है इसके बारे में चर्चा। किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा हो चुकी है। और आपको तो पता ही है, अगर देखो भाई फ्लेमिंगो फेस्टिवल ज्यादा हो जाएगा, हम इसी तक सीमित करते हैं अपने टॉपिक को। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। और आंध्र प्रदेश के बारे में आपने जो जानकारी ली है, आशा है उसका आपको फायदा भी मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, तो देखिएगा भाई, ब्रिक्स का नया भागीदार देश कौन है? नाइजीरिया। कौन है? नाइजीरिया। तो याद रखना हाल ही में जो ब्रिक्स है उसका नया भागीदारी, और वो भी कौन सा? सहयोगी। सहयोगी किसके रूप में? सहयोगी के रूप में। किसको? ब्रिक्स को। ब्रिक्स में नाइजीरिया को सम्मिलित किया गया है। आपको ये थोड़ा सा देखना होगा। चलो ये तो हो गया नाइजीरिया, सीधा आंसर तो हो गया नाइजीरिया। थोड़ा हम इनके अलग चीजों के बारे में बात करें तो आपको पता है दोस्तों, जो बांग्लादेश की राजधानी है, कौन सी? बांग्लादेश की राजधानी है वो कौन सी है? आपको पता है ढाका। कौन सी है? ढाका। और नाइजीरिया की क्या है? अबूज।
और पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। और आपको पता है मोरक्को की क्या है? रबात। ये हो गई है इनकी राजधानियों की। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूज है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। चलिए इसका थोड़ा सा हम, आपको पता है बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति की अगर बात की जाए तो वो तो आपके पास यहां पर मौजूद है, भारत के पास। यहां पर तो है आपका कौन सा दोस्तों? पाकिस्तान। और यहां पर कौन सा मौजूद है? बांग्लादेश। तो देखिएगा ये याद रखना है आपको, पाकिस्तान इधर, और आपको पता भी होगा ये तो। लेकिन हम बात करें किसकी? नाइजीरिया और मोरक्को की, तो ये कहां पर स्थित है ये आपको देखना है। तो अगर यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर है आपका कौन सा दोस्तों? नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया। और यहां पर है आपका कौन सा? मोरक्को। कौन सा? मोरक्को। ये भी आपको पता हो गया है। तो देखिए ये तो हो गया किससे संबंधित है? ब्रिक्स के साझेदारों के संबंधित। किससे संबंधित है? ब्रिक्स के साझेदारों से संबंधित। जबकि आपको पता है, अब हटाइए इनको, तो जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 को। कब हुई थी? 16 जून 2009 को किसकी स्थापना? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। जबकि आपको पता है ये जो ब्रिक्स, इसे कहते हैं साहब ब्रिक्स। और इसका बी का तात्पर्य क्या है? ब्राजील। आर का तात्पर्य क्या है? रूस। और आई का तात्पर्य क्या है? इंडिया। और सी का तात्पर्य क्या है? चीन। और एस का तात्पर्य क्या है? साउथ अफ्रीका, जिसे हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। ये इसके ध्यान में रखना, वो देश है जो समूह में, यानी कि वास्तविक संस्थापक। लेकिन याद रखना है दक्षिण अफ्रीका की जो इसका शामिल हुआ है वो 2010 को हुआ है। तब से ये क्या कहलाया? ब्रिक्स कहलाया। तब से ये क्या कहलाया? ब्रिक्स कहलाया। जबकि जो स्थापना जो 2009 में हुई थी, तब इसका जो सम्मेलन है, प्रथम सम्मेलन वो ध्यान में रखना है, रूस में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों? रूस में हुआ है। उसी प्रकार से अगर मैं ब्रिक्स के 2025वें सम्मेलन की बात कर लूं, किसकी? 2025 में जो सम्मेलन होगा वो कहां पर होगा दोस्तों? ब्राजील में होगा। किस में होगा? ब्राजील में। और आपको तो पता ही है ब्राजील की राजधानी क्या है? रियो डी जेनेरियो। क्या है? रियो डी जेनेरियो। और तो ये संबंधित हो गया किससे? ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स का जो नया भागीदार बना है वो कौन बना है? नाइजीरिया बना है। कौन बना है दोस्तों? नाइजीरिया बना है। जबकि इसकी स्थापना में जो ब्रिक्स है, देश कौन कौन से हैं? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका। ये आपको याद रखना होगा। प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ है? रूस में हुआ है। उसी प्रकार से ब्रिक्स का जो 2025 को सम्मेलन होगा वो कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। और आपको तो पता ही है ब्राजील कहां पर है, तो इसकी भी अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा
ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है दोस्तों। क्या है? ब्राजील है। इस चीज का आपको पता है। तो देखिएगा, ये हो गया है ब्रिक्स के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों किसके बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, हाल ही में नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उस ट्रंप ने आपको पता है कि किस संगठन से हटने के आदेश दिए हैं, किस संगठन से हटने के आदेश दिए हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो WHO इससे संगठन से हटने के आदेश दिए हैं। और मैं फिर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि हाल ही में क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रपति के पद धारण करते ही कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनमें से एक मुख्य फैसला क्या है? WHO संगठन से क्या करना? हटना है। याद रखना, इनके जो पहले कार्यकाल में पहला कार्यकाल था, उस समय भी इस संगठन से वो पहले हट चुके हैं, लेकिन जॉन बाइडेन साहब ने इस संगठन में वापस, और आपको तो पता ही है WHO को जो फंड मिलता है उसका 20% फंड कौन देता है दोस्तों? अमेरिका देता है। कौन देता है? अमेरिका देता है। और अगर इतना ज्यादा फंड एक देश अमेरिका दे रहा है, अगर वो इससे हटता है तो आपको पता है उन कार्यों को धक्का लगेगा जो देश गरीबी स्थिति में है और उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत सी चिंताएं सामने हैं, उन देशों को और धक्का लगेगा एक तरीके से। तो ये फैसला हम कह सकते हैं अमेरिका के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरी मानवता के लिए ये फैसला क्या है? गलत है। तो याद रखना, किसका? WHO संगठन का। और अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो देखिएगा, तो WHO है, WHO इसकी स्थापना 1948 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1948 में। किसकी? WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई? 1948 में। कब हुई है दोस्तों? 1948 में। और इसकी अगर बात करें मुख्यालय की, मुख्यालय वो कहां पर है? जेनेवा। कहां पर है? जेनेवा। और ये जेनेवा कहां पर है? तो याद रखना है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो मुख्यालय है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको भी पता है ये चीज। तो मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। स्थापना कब हुई? 1948 में। ये हो गया है WHO के बारे में। वैसे ही अगर हम बात करें WTO के बारे में, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है दोस्तों? 1 जनवरी 1995 में। कब हुई है? 1 जनवरी 1995 में। किसकी स्थापना? विश्व व्यापार संगठन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके बारे में भी अगर मैं कहूं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में। किसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय। तो WHO का भी मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जेनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहां पर है? जेनेवा में है। और जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। जबकि WHO की स्थापना कब हुई है? 1948 को हुई है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995
95 को हुई है। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात की जाए, IMF, इसकी बात कर ली जाए तो आपको पता है इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1944 को। कब हुई थी दोस्तों? 1944 को। कौन से सम्मेलन में? देखिएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। और ये कहां पर है? अमेरिका। कहां पर है दोस्तों? अमेरिका में है। और हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये उन देशों को 0% ब्याज पर क्या देता है? धनराशि देता है, और जिनके पास क्या है? आर्थिक संसाधनों की कमी है। तो याद रखना है IMF। कौन? IMF, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1944 को हुई है। कब हुई है? 1944 को हुई है। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अमेरिका में। अब बात करें ओपेक की। इसकी? ओपेक की। तो ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 को। कब हुई है दोस्तों? 1960 को, बगदाद, इराक, ईरान में। तो देखो, यह हो गया है, ये एक तेल संगठन है। ओपेक क्या है? एक तेल संगठन है। तो याद रखना दोस्तों, हाल ही में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसने किस संगठन के हटने के आदेश दिए हैं? WHO को। और स्थापना कब है? 1948 को। मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? आपको पता है 1995 को हुई है। संगठन मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जबकि आपको पता है IMF की स्थापना कब हुई है? 1944 में। और ओपेक की स्थापना कब हुई है? 1960 में हुई है। आशा है इनकी जानकारी आपको समझ में आई होगी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे हम। देखो दोस्तों, ये तो उन टॉपिकों के बारे में बात हुई है जो आपके करंट जीके तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साइड की चीजें भी महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चनों की जो केवल और केवल आपके करंट के रूप से क्या माने जाते हैं? महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वन लाइनरों की। तो उन पर हम सामान्यतः देखते हैं। देखिएगा, ये आ गए हैं। बिल्कुल कहने का सीधा सा अर्थ है, मैं आपको इन कड़ियों में 2 रूपों में ये क्लास लाने के लिए केवल आपके हित के बारे में, ताकि उन पहलुओं पर भी चर्चा की जाए जहां पर विस्तृत करने की जरूरत हो, और उन पहलुओं को भी छोड़ा ना जाए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, लेकिन उन पर चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता ना हो। तो देखिएगा, क्योंकि आपका समय क्या है? अमूल्य है। 1 मिनट भी आपका अगर मैं फालतू का खर्च करता हूं तो कुछ ना कुछ आपके साथ में क्या कर रहा हूं? अहित कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ क्या हो दोस्तों? अहित हो। तो वन लाइनरों के रूप में देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लैंगिक, कौन सा? ब्रिज लैंगिक टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया है? हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ। आपको वन लाइनरों में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा, और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लैंगिक टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? हेवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ समझौता किया है। जबकि आपको पता है रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। कौन है? राजनाथ सिंह। अब आगे बढ़ते हैं। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जाएगा? तो याद रखना, गुजरात के शहर किस में? गांधीनगर में। गुजरात के शहर किस में? गांधीनगर में किया जाएगा। और आपको पता ही है गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी। गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी, जिसमें ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्ले मिसाइल किस तरह की मारक क्षमता मारक मिसाइल है? तो याद रखना, पर्ले मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली। किस पर? सतह से सतह पर मार करने वाली है। कौन सी मिसाइल? पर्ले मिसाइल। और बात करें आगे तो देखिएगा,
नागमार्क 2 एंटी, कौन सी? नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? यह संगठन डीआरडीओ। कहां? डीआरडीओ संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 को। और कहां पर? दिल्ली। ये आपको याद रखना है। तो नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन के द्वारा? डीआरडीओ की, डीआरडीओ द्वारा, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है। नवाब शवाब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? लेबनान। कहां का प्रधानमंत्री? लेबनान का। और याद रखिएगा, आईसीसी ने विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? एनाबेल सदरलैंड को। याद रखना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये हमने विमेन्स की बात कर ली है, लेकिन हमारी पिछली क्लासों में हमने पुरुषों के बारे में बात की है, और उस पुरुषों के रूप में दिसंबर 2024 का आईसीसी द्वारा किस प्लेयर को यह अवार्ड दिया गया है, यह आशा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। जबकि विमेन्स का किसको मिला है? एनाबेल सदरलैंड को। और यह कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और आपको यह भी पता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत में हाल ही में एक बॉर्डर गवास्कर सीरीज हुई थी, और उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने कितने? 3-1 से जीत हासिल की थी। जबकि एक टेस्ट क्या हुआ था? ड्रॉ हुआ था। यह हमने पिछले उन्हीं वीडियो में देखा है, और आपको पता था कि वो कुल 17 हुए थे, जिसमें से आपने यह भी देखा था कि 10 भारत ने जीते और 6 ऑस्ट्रेलिया ने, और एक क्या रहा था? ड्रा हुआ था। आपको यह भी पता था कि पहली कब हुई थी? 1996 में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में, और वो भी किसने जीता था? भारत ने जीता था। ज्यादा जानकारी अगर वहां से चाहिए तो आप पिछले वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। यह हो गया है किससे? एनाबेल सदरलैंड से संबंधित। तो दोस्तों, आशा है आप आज की ये जो क्लास है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हम उन मुद्दों पर बिल्कुल चर्चा नहीं करते जो एग्जाम से संबंधित ना हो, केवल और केवल आपको भ्रमित करने वाले हो, क्योंकि भ्रमित करने के लिए नहीं बनी उड़ान क्लासेज, आपकी सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बनी है। दोस्तों, हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या हो? महत्वपूर्ण हो। चाहे तो क्वेश्चन हम कम करवाएं और आपका समय भी बचाएंगे, लेकिन उन पर हम गहनता से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा आप उड़ान क्लासेज के साथ, और रोज आप जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर बनाइएगा। और एक लक्ष्य ये भी बनाइएगा, सुबह 5 बजे उठकर आप 30-40 मिनट इस क्लास को दीजिएगा, नियमित कर लीजिएगा। एक तो आपकी दिनचर्या में परिवर्तन आ जाएगा, और एक आप निश्चित तौर से वो ज्ञान प्राप्त कर लोगे जो ऐसे आपको बहुत समय लग जाता। तो याद रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।